हाय दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि क्या हमें अकाउंट्स का लाइन चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। साथ ही इसके 10 अच्छी बातों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमारे अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल क्या होनी चाहिए इसके बारे में बात किया। और लास्ट में हमने बात किया इस क्षेत्र के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर की जानकारी की आवश्यकता है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जो हमें अकाउंट्स में यूज़ करने पड़ते हैं। हमें इसकी जानकारी रहना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि जब भी हम कहीं काम करने जाते हैं तो वो पहले हमारी स्किल देखता है, हमारी जानकारी को देखता है। और जब हमें बेसिक शब्दों की जानकारी ही नहीं रहेगी तो ऐसे में हमारा इंप्रेशन काफ़ी नेगेटिव बनेगा उनके लिए। तो आइए आज हम यहाँ जानते हैं कि कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसे हमें जानना काफ़ी अनिवार्य है। आप लोग की सुविधा के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम इसी पीडीएफ फाइल के द्वारा सीखते हैं और समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें हमें जानना काफ़ी अनिवार्य है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट में मिलेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पे आपको अकाउंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। आगे आपको बही खाते की परिभाषा मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा अकाउंटिंग्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसके बाद आपको मिलेगा अकाउंट्स की डिफिनेशन। देन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है कि हम ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें हमें जानना अनिवार्य है। सबसे पहला आता है आपका बिजनेस या व्यवसाय। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यापार, उत्पाद, कार्य, वस्तुओं, सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, बीमा, परिवहन कंपनियां इसके अंतर्गत आते हैं। 3 तरह के बिजनेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड ट्रेडिंग यानी विक्रय, और थर्ड है सर्विस। नेक्स्ट शब्द है व्यापार या ट्रेड। यह बिजनेस का ही एक छोटा रूप है। यहाँ पे केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला पेशा या वृत्ति या प्रोफेशन। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई कार्य साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील इत्यादि। स्वामी या मालिक प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स होता है व्यापार जब भी प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए पूंजी की जरूरत होती है, यानी जो व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है वो उसका मालिक या स्वामी होता है, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। पूंजी या कैपिटल। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए धन, रोकड़ या अन्य संपत्ति के रूप में लगाया जाता है, उसे पूंजी कहते हैं। यहाँ पूंजी का मतलब केवल धन से नहीं है, धन यानी कैश या बैंक। इसके अलावा आप जो उसमें बिजनेस के लिए लैंड या ज़मीन लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, आपके पास में जगह है, तो वो सभी पूंजी के रूप में आती है। अगला शब्द है ड्राइंग। ड्राइंग का अर्थ होता है जब भी कंपनी का मालिक या प्रोप्राइटर अपने खर्चों के लिए पैसे निकालता है फर्म से तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। नेक्स्ट है सौदा या लेन देन या ट्रांजैक्शन। 2 पक्षों के मध्य होने वाले मुद्रा, माल या सेवा के पारस्परिक विनिमय को सौदा या लेन देन कहते हैं। माल का क्रय विक्रय, भुगतान का लेना इत्यादि ये लेन देन कहलाता है। लेन देन 3 तरह के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन नगद, क्रेडिट ट्रांजैक्शन उधार या साख लेन देन, बिल ट्रांजैक्शन यानी बिल का भुगतान लेना और देना। अगला है गुड्स। जब भी हम जिस सामान का व्यापार करते हैं उसे गुड्स कहते हैं। क्रय या परचेज। जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो उसे क्रय में आती है। क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। जब भी हम कोई सामान परचेज किए होते हैं और हमें किसी भी कारण से उस चीज़ को वापस करना होता है तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है विक्रय या सेल। जब भी अपना हम कोई सामान बेचते हैं तो उसे सेल कहते हैं।
विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न। जिस तरह से जब हम परचेज करते हैं और कोई सामान खराब होता है तो उसे वापस कर देते हैं, वो होता है परचेज रिटर्न। इसी प्रकार से जब हम गुड्स सेल करते हैं और हमें उन गुड्स में से कुछ सामान वापस मिलता है तो उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। स्टॉक, जब भी हम अपना कोई सामान बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, लास्ट टाइम में हमारे पास जो स्टॉक बच जाता है, गुड्स बच जाता है, उसे स्टॉक कहते हैं। संपत्ति या असेस्ट, व्यवसाय में ऐसी सभी अस्थायी व अस्थायी वस्तुएं जो व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं तथा जिन पर व्यवसायी स्वामित्व होता है, संपत्ति कहलाती है, जैसे भूमि, यंत्र, भवन इत्यादि। संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है फिक्स असेस्ट, अस्थायी संपत्ति, जैसे यंत्र, भूमि, भवन, व्यवसाय की निजी उपयोग में होने वाले सभी यंत्र, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आपकी गाड़ियाँ, आपके ट्रक, आपके ऑफिस में लगा हुआ इन्वर्टर, ये सभी फिक्स असेस्ट है क्योंकि ये मूव नहीं करती है। अब यहाँ मूव से मतलब ये है कि इसको उठा के हम कहीं रख सकते हैं, ये नहीं है। मूवमेंट से यहाँ मतलब होता है कि हम इन चीज़ों का जो वैल्यू हमने यूज़ किया हुआ है वो हम तुरंत हमें वापस नहीं मिलेगा, यानी हम इसको बेच करके उसका प्रयोग खरीद बिक्री में नहीं लगा सकते, इसीलिए इन्हें फिक्स असेस्ट कहते हैं। सेकंड आती है चल संपत्ति, जिसमें आपके पास में कैश, बैंक, नगद होता है, क्योंकि इनका प्रयोग हम तुरंत कर सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, खरीद बिक्री, अन्य सामान के लिए। आगे दायित्व, लायबिलिटी। दायित्व का अर्थ होता है कि हमें जो भी पैसे देने हैं वो हमारे दायित्व में आते हैं। रेवेन्यू, राजस्व से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के क्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाली राशियाँ, जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, बट्टा, लाभांश आदि भी राजस्व कहलाते हैं। खर्चे, एक्सपेंसेस, हम अपने व्यवसाय को चलाने के लिए जो भी खर्च करते हैं वो सभी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे। डायरेक्ट खर्चों के लिए जैसे मजदूरी, भाड़ा, रेल, अन्य इत्यादि पे किया गया भुगतान। इनडायरेक्ट में आपका किराया, वेतन, अन्य सामान के खर्चे होते हैं। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो हमारे परचेज को और प्रोडक्शन को डायरेक्ट प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे खर्चे अगर हम उन्हें न करें तो हमारा परचेज या प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे भाड़ा, अगर हम भाड़े का पेमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट खर्चे में है। मजदूर को दिया गया हमारा खर्चा, मजदूर अगर हम खर्चा नहीं देंगे तो वो हमारा माल लेके आएगा नहीं, माल को उतारेगा नहीं, तो हमारे गोदाम में, हमारे ऑफिस में नहीं पहुँचेगा, इसलिए वो डायरेक्ट खर्चा हो जाएगा। इनडायरेक्ट खर्चा जैसे वेतन, वेतन इनडायरेक्ट इसलिए कि अगर आप अपने स्टाफ का पैसा कुछ समय के लिए रोक भी लेते हैं तो भी उससे आपका परचेज और प्रोडक्शन प्रभावित नहीं होगा, इसलिए ये खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। लाभ, हम जब भी सामान बेचते हैं तो हमें जो उस पर लाभ मिलता है वो गेन या लाभ कहलाता है। अगला है लागत या कास्ट। जब भी अपना हम कोई सामान का प्रोडक्शन करते हैं तो कुल खर्चे को जोड़ करके जो एवरेज लागत आती है उसे कहते हैं कास्ट। अगला छूट, बट्टा या डिस्काउंट। जब भी हम अपने किसी ग्राहक को छूट देते हैं तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम हमेशा अपने एमआरपी पे देते हैं और कैश डिस्काउंट एक तरह का ऑफर होता है जब हमारा कस्टमर किसी खास कंडीशन को पूरा करे उसके बाद जो हम डिस्काउंट देते हैं उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। जैसे हमने अपने कस्टमर के लिए ये कह दिया कि अगर वो हमसे 5 लाख रुपए तक का माल परचेज करता है किसी पर्टिकुलर महीने में तो उसे हम 2% का डिस्काउंट देंगे, तो इस तरह का डिस्काउंट हो जाता है कैश डिस्काउंट। आगे डेबिटर या देनदार, हमें जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं उसे डेबिटर कहते हैं। क्रेडिटर या लेनदार, हमें जिन लोगों को पैसे देने हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं।
रिसीवेबल, जो पैसे हमें मिलने होते हैं उसे रिसीवेबल कहते हैं, और पेबल, जिन्हें हमें बाद में चुकाना पड़ता है वो पेबल हो जाते हैं। प्रविष्टि या एंट्री, लेन देन के हिसाब की पुस्तकों में लिखने को ही प्रविष्टि कहते हैं। टर्नओवर, एक निश्चित समय में जो भी हमारा खरीद या बिक्री होता है उसे टर्नओवर कहते हैं। अप्राप्य ऋण, बैड डेब्ट्स, जब हमारा पैसा कहीं पे डूब जाए, फंस जाए, तो उस पैसे को कहते हैं बैड डेब्ट्स। नामे और जमा, डेबिट और क्रेडिट, प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक डेबिट का अर्थ होता है कि हमें जिन लोगों से पैसे लेने हैं, और क्रेडिट का अर्थ होता है जिन्हें हमें पैसे देने हैं। नेक्स्ट, कमीशन, जब भी हमें अपने व्यापार के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए कुछ अन्य पैसे मिलते हैं उसे कमीशन कहते हैं। फर्म, फर्म से आशय उस संस्था से है जो कि साझेदारी स्थापित कर व्यापारिक व व्यावसायिक कार्य करती है, किंतु व्यापक अर्थ में फर्म प्रत्येक इकाई को ही संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है अकाउंट या लेजर। लेजर या खाता, इसमें हम किसी भी पार्टी का, किसी भी खर्चे का या अन्य जो भी नाम यूज होते हैं हमारे अकाउंट्स में, उनके लिए एक बही खाते के रूप में रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें हमने उनसे कितना लिया और कितना दिया, साथ ही हमें आखिरी बैलेंस क्या है वो लिखा होता है, तो उसे अकाउंट्स या लेजर कहते हैं। इस तरह से आज हमने अकाउंट्स से संबंधित जो कॉमन टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं, उसके बारे में जाना। इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए और पूरा पढ़िए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल उनके बेसिक पक्ष को ही समझाया है। बाकी ये PDF फाइल हिंदी भाषा में है और आप इसको आसानी से अपने यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं। आपको अगर इसको पढ़ने में कोई समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको इसके लिए रिप्लाई करूँगा। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे टैली, क्योंकि हमें टोटल अकाउंटेंस का काम ही टैली पे ही करना है। तो टैली को हम लोग सीखेंगे स्टार्ट से, किस प्रकार से हम टैली की फाइल को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उस सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में बेसिक स्क्रीन क्या रहेगी, किस तरह से कंपनी क्रिएशन होगा, इन सभी के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। साथ ही मैं आप सभी के लिए एक PDF फाइल भी बनाऊंगा, जिसमें आपको हिंदी भाषा में नोट्स मिल जाएंगे और किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होना है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, उनके स्क्रीनशॉट भी मैं आपको इसी PDF फाइल में ही दे दूंगा, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और इसको आप घर बैठे ही आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।